नग्नता में भयानक आकर्षण होता है, उससे आदमी की सौंदर्य वृत्ति की कितनी संतुष्टि होती है और कैसे होती है। यह बात बड़ी दुखद रूप में एक दिन स्पष्ट हो ही गई। अनावृत शरीर से न जाने कैसी किरणें फूटती है, कैसा उल्लास और कैसी तृप्ति उसमें होती है। एक एक रेखा का बांकपन नया नया लगता है। खुला हुआ तन दूर ही सही, पर उसके रोम रोम में बसी हजारों लाखों आंखें बरबस अपनी ओर खींचती हैं। दिन भर के थके हारे कदम और रात भर अपनी विवशताओं के विचारों से टूटा हुआ मन एक ही जगह केंद्रित हो जाता है। सब मजबूरियों के ख्याल उस क्षण न जाने कहां दुबक जाते हैं। वैसा सम्मोहन, वैसी मुग्धता और प्यास कभी महसूस ही नहीं की। रूप की अनुभूति इस तरह घेर लेती है कि न आंखें मूंदते बनता है न खोलते ही। मैंने उसे ऐसी ही विमुग्ध स्थिति में अनवरत खड़े देखा है। जब वह उस प्यास से जलता होता तब न उसके चेहरे पर तमतमाहट होती न पशुता, बस वह देखता खड़ा रहता। कुछ देर बाद वह अपनी आंखों को बड़े जोर से मलता और वैसे ही उन पर गदेरिया रखे अपने बिस्तर पर आकर बैठ या लेट जाता। अपनी बर्बादी और मुसीबतों की बातें वह सिर्फ शाम को ही करता है। सुबह आंख खुलने के बाद उसके मन की बेचैनी और छटपटाहट सिर्फ महसूस की जा सकती है। सुबह वह ज्यादा बात भी नहीं करता, बात करता भी है तो 4-4, 5-5 मिनट बाद, जैसे उसे किसी की याद आती रहती है। उसकी सब बातें अधूरी रह जाती है, यहां तक कि नौकरी की भी। सुबह 9 बजे तक का समय बिल्कुल उसका अपना नहीं होता। वह कमरे से बाहर नहीं जाता। कोई मिलने आ जाए तो मुझसे मना करवा देता है। एक आध बार मैंने कहा भी, क्यों चंद्रनाथ, मान लो वह तुम्हारी नौकरी के लिए कोई संदेशा लेकर आया हो, तब मैं 10 बजे उससे जाकर खुद मिल लूंगा। चंद्रनाथ सहज ही कह देता, इतनी सी देर में क्या बना बिगड़ा जाता है। लेकिन तुम्हें, मैं कुछ भी आगे बोलने को होता तो वह संकोच में पड़ जाता और बड़ी बोदी दलील पेश करता। कुछ थोड़ा सा वक्त मेरा अपना भी होना चाहिए। दिन दिन भर खाक छानता हूँ, रात रात भर दौड़ता रह जाता हूँ, तो कुछ देर अकेले बैठने को मन करता है। तुम तो जानते हो कि मैं इस वक्त, कहते कहते उसे अपनी बात झूठ ही लगने लगती। पर जिस बात के लिए आदमी मन से बेबस होता है, उसके लिए वह बेशर्मी भी लाद लेता है। ऐसा नहीं कि उसे इस बात का एहसास ना हो कि मैं उसकी हरकतें नहीं जानता। पहले वह तरह तरह के बहाने बनाकर खिड़की के पास खड़ा होता था, अब खुलेआम खड़ा होने लगा है और इस तरह खड़ा होता है कि यह बात उसकी अपनी और नितांत वैयक्तिक है। इसमें हस्तक्षेप करने का साहस किसी को नहीं होना चाहिए। औरतों और अफसरों के संबंध में चंद्रनाथ के एक से विचार थे, पर जब वह कुंती को देखता, हाँ, सामने वाले मकान में रहने वाली उस सुंदर सी औरत का नाम कुंती ही है, लेकिन आपको उसके नाम से क्या मतलब। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि कुंती की उम्र लगभग 30 वर्ष है। रंग घोड़ा ही नहीं, उसके घोड़ेपन में रेशम सी आभा है। आंखों की पुतलियां बेहद काली हैं और बालों के सिरे भूरे। उसके घर का जितना हिस्सा इस 2 मंजिले पर बनी कमरे से दिखाई पड़ता है, उसकी सजावट में बड़ी सुरुचि है। घर देखकर उसके जीवन के सुख से सहज ही किसी को ईर्ष्या हो सकती है। नीले पर्दों के पीछे सजे वे कमरे बड़े रहस्यमय लगते हैं। रात को जब उनमें रोशनी होती है और कुंती अपनी साड़ी का पल्ला कमर से लपेटे कभी उन पर्दों के पीछे से गुजरती है, तो उसकी समतल चाल से फर्श पर कालीन बिछे होने का बोध होता है। वह कभी संतप्त या व्याकुल नहीं दिखाई दी। उसने कभी नजर उठाकर इधर उधर वहशी निगाहों से किसी को देखा हो, ऐसा भी नहीं हुआ। उसके मन में कभी बादल घुमड़े हो और बरसने से पहले की उदासी ही छाई हो, यह भी नहीं दिखाई दिया। इस खिड़की से उसके घर का नक्शा ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी सुरंग में बसे मकान के कटे हुए हिस्से दिखाई दे रहे हो। यहाँ से इन ऊपर वाले कमरों के अलावा नीचे गुस्सेखाना, आंगन का थोड़ा सा भाग, 3/4 बरामदा और बरामदे के भीतर वाले कमरे का वह हिस्सा दिखाई पड़ता है जिसमें श्रृंगार मेज रखी है। सुबह वह यहीं दिखाई पड़ती है, लगभग 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद वह भीतर वाले उन रहस्यमय कमरों में खो जाती है। घर में 2 पुरुष दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से एक उसका पति है और एक सौतेला लड़का जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की होगी। कुंती के पति छोटे मोटे रईस है। उन्हें कपड़े पहनने और ढंग से रहने का शौकत है। इस घर में कभी दंगा लड़ाई या मनमुटाव की छाया तक नहीं दिखाई दी। छोटे से गिरजे की तरह ईश्वरीय शांति यहाँ फैली थी और ये तीनों ही प्राणी मिशनरियों की तरह अपने अपने कर्तव्य में लगे नजर आते थे। इन कमरों से कभी ऊंची आवाज, उन्मत्त कहकहे या विलासपूर्ण जीवन की गुनगुनाहट भी नहीं सुनाई दी। पर यह शांति तूफान से पहले की थी। यह पता नहीं था
कोई भी घटना इतने अप्रत्याशित रूप से सामने आएगी इसका एहसास नहीं था। कुंती आत्मलीना थी। जब वह गुस्लखाने में नहाने जाती या वहां से निकलती तो अपने में लीन रहती। उसे इस बात का ज्ञान तक न होता कि कई खिड़कियों की आंखें उसे घूरती है या किसी दूसरे मकान की छत पर भी कोई हो सकता है। पता नहीं किस दिन चंद्रनाथ ने उसे ऐसी स्थिति में देख लिया कि तब से उसका कार्यक्रम ही बदल गया। पहले वह सुबह 7 बजे ही एक प्याला चाय खुद पीकर और मुझे पिलाकर काम की तलाश में निकल जाता था और शाम गए लौटता था। खिड़की के पास उसके अटकाव को मैं तब जान पाया जब उसने 7 बजे की बजाय 10 बजे जाना शुरू किया। और एक दिन जब वह मित्र मंडली में खुलकर बोला, यह अभी 3-4 महीने पहले की ही बात है। हम 3-4 दोस्त यूं ही सड़क पर चहलकदमी कर रहे थे। शाम का समय था। सिविल लाइंस की सड़कों पर निर्द्वंद्व आदमी औरतों का सैलाब उमड़ आया था। वैसे उस समय बात इराक की क्रांति पर चल रही थी और किशन कर्नल नासिर के संबंध में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था जैसे इराक में राज्य क्रांति की योजना कर्नल नासिर ने उसके साथ बैठकर बनाई हो। इतने में एक सजी बजी महिला पास से गुजर गई और चंद्रनाथ ने शैतानी से लंबी आह भरी। वर्मा ने बड़ी हिकारत से चंद्रनाथ की इस हरकत को नामंजूर किया। यह बदतमीजी है, इसीलिए मैं ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता। चंद्रनाथ एकाएक तिलमिला उठा। मतलब क्या है आपका? मैं अगर शरीफ ज़्यादा नहीं हूं तो ये भी शरीफ ज़ादिया नहीं है, समझे आप? ये लोग यही चाहती हैं कि कोई इन्हें देखे और फब्तियां कसे। इससे इनका अहम संतुष्ट होता है और इन्हें अपनी खूबसूरती पर गर्व होता है। ये बकवास है, वर्मा ने अपनी पेटी ऊपर सरकाते हुए कहा। सुंदर बनने और सुंदर दिखने की इच्छा किसमें नहीं होती? इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया की सभी औरतें ऐसी औरतें जो अपने रूप को संवार कर रखती हैं चरित्रहीन है और वे आपकी निगाहों की मोहताज है। उनके पास उनके आदमी है, उनके रूप और यौवन को सराहने वाले मन और आंखें हैं। यही तो नहीं है, चंद्रनाथ ने तेजी से कहा। यही उनके पास नहीं है, उनकी प्यास के लिए पानी नहीं है। वह और भी तेज हो आया था। मैं पूछता हूं, इन औरतों का काम क्या है? भरे हुए घरों में यह रह नहीं सकती। शादी से पहले अलग घर के सपने इनके दिमाग में मंडराने लगते हैं। शादी के बाद ये बच्चे पैदा करने से कतराती है। नौकरी इनसे हो नहीं सकती, घर का काम ये कर नहीं सकती। आखिर ये करना क्या चाहती है? इनकी जिंदगियां किस लिए है? इनके सामने कौन सा आदर्श है जिसके लिए ये जीना चाहती है? जीने वाली बात बहुत सीधी है, बिशन ने कहा। हर आदमी जीना चाहता है, पेड़ों की जड़ें और मिट्टी खाकर जीना चाहता है। रही जिंदगी में आदर्श की बात, सो भाई जीने के लिए जीना छोटा आदर्श नहीं है। कहते कहते वह हंस पड़ा। वर्मा भीतर भीतर छटपटा रहा था। बिशन की हंसी ने उसका पारा और भी चढ़ा दिया। रुमाल से मुंह पोंछकर बोला, मतलब तुम्हारा यह है कि ये सब औरतें बेकार जी रही है, इनके लिए वासना और ऐश्वर्य ही सब कुछ है, यानी ये चरित्रहीन है? जी, चंद्रनाथ ने व्यंग्य से कहा। एक एक बात कागज पर नोट कर लीजिए, तब बात कीजिए। यह कसूर उनका नहीं, तुम लोगों की भूखी आंखों का है, वर्मा बोला। तो चंद्रनाथ ने बड़ी हिकारत से कहा, अभी आपने औरत की भूखी आंखें देखी नहीं है? एक बार देख लीजिए तो पसीना छूट जाएगा पसीना। इनका यह श्रृंगार उसी भूख की खामोश आवाज है। आखिर इस बनने ठनने का मतलब क्या है? ये औरतें सिर्फ आदमी के लिए बनती संवरती हैं। क्या जरूरत है कि आप सज संवरकर शाम को ही निकलें और ऐसी जगहों में आए जहां 1000 निगाहें हों? इन्हें बेवक्त घरों में जाकर देखिए, मसली हुई साड़ियां, फीके होंठ और रूखे बाल। सौंदर्य प्रियता का यह मतलब नहीं कि शाम 4 बजे आपका वह जुनून जागे। बोलते बोलते चंद्रनाथ हकलाने लगा था और उसके मुंह से शब्द साफ नहीं निकल पा रहे थे। राह चलते कुछ आदमियों का ध्यान इधर खींच आया था। वर्मा बड़ी दबसट में फंस गया था। उसे इस तरह गर्मागर्म तर्क करना भी बुरा लग रहा था और चुप रह जाना उसे स्वीकार नहीं था। कॉफी हाउस के पास चंद्रनाथ की बाह पकड़कर ले जाते हुए वह बोला, यहां सड़क पर मत चीखो, आओ बैठकर बातें होंगी, आओ। बातचीत के उसी तूफान में हम लोग कॉफी हाउस की एक मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। चंद्रनाथ सचमुच बहुत भरा हुआ था। यह तुम्हारी आदत है वर्मा, एक ना एक बात तुम ऐसी शुरू कर देते हो जिस पर गुस्सा आता है। सारी दुनिया के दीन ईमान, भल मनसाहत और अच्छाई का ठेका तुमने जबरदस्ती ले रखा है। तुम्हें दुनिया में सब आदमी बुरे नजर आते हैं। तभी कॉफी आ गई और बात बदल गई, पर चंद्रनाथ उसे फिर खींच लाया
हाँ वर्मा साहब, अब कहिए, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं यार, पर तुम्हारा यह रुख देखकर बुरा लगता है। और क्या है? वर्मा ने टालने के लहजे में कहा। मुझे ऐसी औरतों से चिढ़ है, ये खोखली है। इन्हें दुनिया में सिर्फ आदमी की बाहें चाहिए। मरी हुई आत्माओं की ये लाशें बदबू करती है। इन्होंने नौजवानों को रास्तों से उतारकर गंदी खाइयों में फेंक दिया है। हताश और भटकते हुए आदमियों के बचे खुचे आदर्श और महत्वाकांक्षाएं इन सड़ी हुई औरतों ने छीन ली है, इन्हें गुमराह किया है। चंद्रनाथ का हाथ मेज पर कांप रहा था। चोट खा गया है भाई, लड़का चोट खा गया है कहीं। बिशन ने वातावरण हल्का करना चाहा, पर चंद्रनाथ पर जैसे भूत सवार था। इस फवती को नकारते हुए वह वर्मा की ओर ताकते हुए बोला, और आप मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। उन्हें जाकर समझाइए, जो 4 बजे से मेकअप करते करते शाम को 6 बजे सिर्फ इसीलिए निकलती है। इनके प्रति श्रद्धा तब हो जब हम इन्हें खेतों में काम करते देखे, इंजनों को चलाते देखे, फैक्ट्रियों में खटते देखे, बिजली घरों में पसीना बहाते देखे। हम इन्हें काम में लवलीन देखे। रंगे हुए नाखून, पुते हुए होंठ, खुले हुए पेट और आंख में कागल की लकीरें इस बात का बुलावा है कि इन्हें श्रद्धा की नहीं, सिर्फ वासना की नजर से देखो। और आप मुझसे नैतिकता की बात करते हैं। अपने दिमाग के खलल के कारण मैं हर बात को दार्शनिकता का पुट देकर गंभीर बना देने के लिए मजबूत हूं। इस बीच मैं गूंगा था। अब एक सूत्र हाथ आया तो मैं बोल ही पड़ा। नैतिकता या सहज संयम व्यक्ति के हाथों के बाहर है। सामाजिक और वैयक्तिक आचरण के स्तर आदमी ने समाज के संदर्भ में बनाए हैं, और हमेशा की तरह मैं अपनी ही बात में उलझ गया। पता नहीं क्या हो जाता है कि सोचता हूं तब सब साफ साफ दिमाग में होता है, और बोलते ही साफ बात भी उलझ जाती है। और मैं यह महसूस करता हूं कि जो कहना चाहता था वह नहीं कह पाया। ऐसे मौकों पर बिशन नहीं चूकता। मेरी बात को बड़ी व्यंग्यपूर्ण मुद्रा से सुनते हुए उसने कहा, हाँ भाई, अब गीता प्रवचन आरंभ हुआ। अर्जुन सुनो। और उसने चंद्रनाथ की बाह हिलाकर मेरी ओर मुखातिब कर दिया। आप भी कहिए, चंद्रनाथ ने मुझसे कहा। ऐसे में मेरी हालत बहुत पतली हो जाती है, पर चुप रहकर अपनी मजबूरी या बेवकूफ़ी का प्रदर्शन करूं, यह बर्दाश्त नहीं होता। अपने को बहुत संभालते हुए मैंने कहा, मेरा मतलब यह है कि विशन ने बात काटी। पहले मतलब समझा दीजिए, बात बाद में सुनाइएगा। बोलो बोलो। चंद्रनाथ बात करने के मूड में था, बड़े साहस से। फिर मैंने कहा, मेरा मतलब यह है कि सभी नैतिकताओं का जन्म समाज में हुआ है। नैतिकता की भावना ही समाज ने दी है। आदमी अकेले में घोर अनैतिक है। बात तो मैंने कह दी, पर मैं इसे किस जगह फिट करना चाहता था या कौन सा निष्कर्ष निकालना चाहता था, यह मेरी समझ के बाहर हो गया था। आप कहना क्या चाहते हैं? किशन ने प्याला सरकाकर मुझसे लोहा लेने के अंदाज में कहा। यह तो कुछ इस तरह की बात हुई कि 4 दोस्त साहित्य या कला के बारे में बात कर रहे हों और आप उसी गंभीरता से कहें, मुझे आलू की सब्जी पसंद है। नैतिकता के ऊपर आखिर आप क्या प्रवचन देना चाहते हैं? साफ साफ कहिए, उसका सिरा किसी तरफ जोड़िए। ये बेसिर पैर की क्या बात हुई? अच्छा, पर्स निकालिए और आज का बिल पे कीजिए। मैं चुप ही बैठा रहा। वर्मा ने फिर बात शुरू कर दी। ये कह रहे थे कि जहां 4 आदमी होते हैं वहां सब पर लगाम लगी रहती है, पर अकेले में हर आदमी लगाम छुड़ाकर भाग खड़ा होता है। क्यों, है ना? वर्मा ने मेरी ओर ताका। ये निष्कर्षवादी आदमी है, बिशन बोला। आप कह डालिए जो भी कहना हो। वर्मा साहब ने मेरी बात कह दी। मैंने कहा तो चंद्रनाथ ने पानी का घूंट लेते हुए मुंह बिगाड़ा। बोला, नैतिकता आदमी की अपनी चीज है, उसका समाज से कोई संबंध नहीं। आदमी नैतिक या अनैतिक होता है, पतित या महान होता है, समाज नहीं। लेकिन जीवन के सब अच्छे मूल्य, जिनमें नैतिकता ही एक है, समाज में जन्म लेते हैं। मैं अपनी बात साफ करना चाहता था। समूह के बोध के साथ ही अच्छी जिंदगी के लिए नियम बनाए गए। उन नियमों का उपयोग भी समूह में ही है। अकेले आदमी के लिए वे व्यर्थ है, जरूरत ही नहीं उनकी। मेरा मतलब, मैं फिर उलझ गया था। इसी को हरा लो भाई। बिशन ने मेरी ओर इशारा किया। हारेगा तो पे करेगा। शायद मेरी रोकी बात से सबका मन उचट चुका था। चंद्रनाथ शांत हो चुका था और वर्मा संतुष्ट तो नहीं था, पर चुप जरूर था। बिशन को बराबर मजाक सूझ रहा था। मेज पर बड़ी उदास खामोशी सी छा गई थी। सभी को ऐसा लग रहा था कि यह बेकार की बहस और व्यर्थ की बातें क्या कर पाएंगी। चारों जने एक दूसरे से नहीं, अपने से असंतुष्ट नजर आ रहे थे।
हमारी मंडली में अक्सर ऐसा होता था। चंद्रनाथ ऐसी बहसों के बाद बहुत घुटा घुटा महसूस करता था। उस दिन वह पूरे रास्ते गुमसुम सा घर तक आया। शायद उसे सुबह का इंतजार था। कुंती के घर की ओर चंद्रनाथ का आकर्षण बढ़ता ही गया और उस दिन से चंद्रनाथ की हरकतें और भी खुलती गईं। मैंने देखा वह डायरी लिखने लगा था। एक दिन चोरी से मैंने उसकी डायरी निकालकर पढ़ी। कुछ पन्नों पर पहले की लिखी इबारत थी जिसमें खर्च इत्यादि का वृत्तांत था। कुछ कोरे पन्नों के बाद जो कुछ भी लिखा था उसे पढ़कर रोमांच हो आया, साथ ही गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। 20-25 पृष्ठ निहायत गंदे वर्णनों से भरे थे जिनमें कुंती के अंग प्रत्यंग का विशद खाका खींचा गया था। कहीं मन को अकुलाहट थी तो कहीं खींच, लेकिन उसमें सब साफ साफ और खुलकर लिखा गया था। जो उपमाएं और प्रतीक उसने इस्तेमाल किए थे वे किसी भी तरह रीति ग्रंथों की परंपरा से हेठे नहीं थे। चंद्रनाथ के मन का उबाल और उसकी पार्श्व की इच्छाओं के वे उद्गार सचमुच भयंकर थे। उस दिन से मुझे थोड़ा खौफ भी लगने लगा था। किसी भी आदमी का क्या पता, कहीं यह कुछ ऐसा वैसा न कर डाले। इस शरीफ मोहल्ले में रहने लायक नहीं रह जाऊंगा। और तब से वह निर्द्वंद्व भाव से कुंती के घर की ओर ताका करता है, जिसके पत्थर के खंभों की नक्काशी और तराश, फर्श पर रंग बिरंगे टाइल्स की डिजाइनें और बरामदे की कॉर्निस पर बने बेलबूटों से सामंती घराने का एहसास होता था। कुंती का पति अधिकतर घर से बाहर रहता था। फिनाले की महीन धोती, काला चमचमाता हुआ पतली टो का पंप जूता और चुन्नट पड़ा हुआ कुर्ता पहनकर वह निकल जाता था। वह शायद अपने किसी दोस्त के घर ही सारा समय गुजारता था। वह जुआ खेलने का शौकीन था और जब हारकर आता तो उंगलियों के बीच में सिगरेट दबाए मुट्ठी बांधकर बड़े लंबे कश खींचता। उसकी धोती की कांच दीली होकर झोलती होती। उसका सौतेला लड़का इन सब बातों की ओर से उदासीन था और कुंती निश्चिंत सी अपना दिन शुरू करती। वह आत्मलीना कुंती चंद्रनाथ का एक कार्यक्रम बन गई थी। रोज सुबह 8 बजे के करीब वह गुस्लखाने में जाती और 10-12 मिनट बाद नहाकर निकल जाती। उन्हीं भीगे कपड़ों में वह बरामदे में पड़े तख्त पर खड़ी होती और बड़े ही भूले भूले ढंग से बिल्कुल बेफिक्र होकर एक एक कपड़ा उतारती जाती। चंद्रनाथ सांस रोके वहीं खिड़की पर खड़ा होता। कपड़े उतारकर वह अपने अंग प्रत्यंग को बड़े चाव और गौर से देखती। बड़े इत्मीनान से वह तौलिया से पानी सुखाती और उसी अवस्था में भीतर श्रृंगार मेज पर चली जाती। चंद्रनाथ की एकाध बहुत गहरी सांसें सुनाई पड़ती और उसका अंग अंग थिरकता होता। वह पैर बदल बदल कर खड़ा होता, सूखे गले को थूक निगल निगल कर तर करता और जब तक कुंती अपने कपड़े पहनकर उस कमरे से ओझल न हो जाती वह अपलक उधर ताकता रहता। उसके जाते ही वह हथेलियों से आंखें रगड़ता और वैसे ही आंखें मूंदे हुए अपनी खाट पर गिरता। अनजाने ही कुंती उसके अस्तित्व पर छाती जा रही थी। हमारे कमरे में जैसे वह हर समय उपस्थित रहती। कभी कभी लगता कि कुंती अपने घर में बड़ी उदास और क्लांत है, जैसे उसने अपना मुंह से रखा है और अब उसने अपनी समस्त आत्मचेतना अपने शरीर पर केंद्रित कर रखी है। हर रोज नहाने के बाद वह अधिक आत्मलीन दिखाई पड़ती, जैसे वह अपने शरीर के रोम रोम में पानी देती हो और प्रतिदिन उत्सुकता से अपने विकास को निहारती हो। बड़े ही हल्के हाथ से वह शरीर पोंछती, तन के एक एक अंग को सहेज सहेज कर रखती। शायद उसका तन किसी की प्रतीक्षा में हो, शायद उसने किसी को वचन दिया हो कि यह ढलने नहीं पाएगा। मैं तन मन से तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, जैसा छोड़कर जा रहे हो वैसा ही पाओगे, एक रोम तक इधर से उधर नहीं होगा। जिस तन्मयता और एकाग्र भाव से वह यह सब करती, उसमें न जाने ऐसी कौन सी बात थी कि मन छटपटाने लगता था। श्रृंगार मेज पर खड़ी होकर वह सारे शरीर पर पाउडर छिड़कती और एक एक मोड़ को ध्यान से देखती। कपड़े पहनते ही उसकी यह तन्मयता समाप्त हो जाती थी। वह एकदम कोई दूसरी औरत हो जाती। कभी कभी वह शीशे के सामने खड़े होकर बाल संवारते हुए 3-4 बालों को पकड़कर उनमें से एक तोड़कर पल भर देखती और फेंक देती। निश्चय ही वह सफेद बाल होता होगा। सचमुच तब उसे कितनी ठेस लगती होगी। उस क्षण उसके मन में कैसी बेबसी व्यापती होगी। उसके मुख पर क्या क्या भाव आते जाते होंगे, यह काफी स्पष्ट न हो पाया। शायद उसकी आंखों की कोरें गीली हुआई हो या एक बहुत गहरी सांस ही निकली हो, पर दीवारों की वह दूरी न उन भीगी आंखों को देखने देती थी, न पीड़ा से भरी वह आवाज ही इस पार आ पाती थी। चंद्रनाथ में इधर बहुत अंतर आ गया था। अनजाने ही वह कुंती के पति की आलोचना करने लगता। वह जुआरी है,
सुबह से रात तक जुआ खेलता है और जाने कितने ऐब उसमें होंगे। पीता होगा, कभी पत्नी से ठीक तरह बात करते नहीं देखा। मुझे तो शक होता है कि यह उसकी बीवी है भी या नहीं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैंने कहा तो चंद्रनाथ के चेहरे पर वैसी चमक बिखर गई। अपने हाथ से माथे के बाल झटके से हटाते हुए बोला, मैं इस औरत को लेकर भाग जाऊंगा। मैं स्तब्ध रह गया। एक क्षण बाद मैंने स्थिति को भांपने के लिए पूछा, कभी मिलना जुलना हुआ कि बस यूं ही? मिलने जुलने की कौन सी जरूरत है? कहते हुए वह उठकर टहलने लगा। उसने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं। न देखे, पर मैं एक दिन इसे डाकुओं की तरह घर से उठा ले जाऊंगा। किसी औरत को यह हक नहीं कि वह अपनी जिंदगी यूं ही खराब कर दे। जो उसे पाना चाहिए उसे वह नकार दे। इससे तुम्हें क्या? वह क्या पाती है क्या नहीं, यह तुम्हारा मसला नहीं है। हर आदमी अपने बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र है। ये सब बेकार बातें हैं। मुझे तुम लोग सीख मत दिया करो। वह मुझे नहीं चाहेगी, न सही। वह मेरी नहीं होगी, न सही। पर जो मुझे चाहिए वह मैं लेकर रहूंगा। पुलिस में दे देगी बस। वह अपने से कह रहा था और उसके हाव भाव और चेष्टाओं में भीषण और असुंदर संकेत उभरते जा रहे थे। उससे ज्यादा बात करने का मतलब होता शालीनता की सीमा से बाहर चला जाना। अब भी वह बहुत लगाम लगाकर बात कर रहा था। किस क्षण उसके भीतर की दबी हुई गंदगी फूट पड़ेगी, यह कहना कठिन था। फिर भी उसने बुदबुदाने के अंदाज में कुछ बहुत ही अशोभन और कुत्सित बातें कह डाली, जो उसकी जबान से नहीं निकल पाई। वे हाथों के इशारों से प्रकट हो गईं। दोनों मुट्ठियां बांधे और दांत पीछे हुए वह कठोर कदमों से कमरे में पागल जानवर की तरह चक्कर काटने लगा। उसकी समस्त इंद्रियां केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित थी, कुंती, हाड़ मांस की कुंती। उसकी कनपटियां रह रहकर तमक रही थी और बालों के नीचे माथे पर पसीने का गीलापन चमक रहा था। चक्कर काटते हुए जब उसकी परछाई दीवार पर पड़ती तो उसके व्यक्तित्व की भयानकता और भी बढ़ जाती। उस रात वह बहुत परेशान रहा। खाट पर पड़े पड़े उसकी नसें फटती रही और वह करवटें बदलता रहा। सुबह उसका चेहरा फूला फूला और मुख पर बेहद सूखापन था। आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई दे रहे थे। नाखूनों की किनारियों पर सफेदी की लकीरें थी। लगता था कि वह किसी लंबे सफर से लौटा है। मुंह धोने के बाद उसके चेहरे की खुश्की और बढ़ गई थी। बार बार वह जीभ फेरकर अपने सूखे हुए होठों को तर कर रहा था। सिर्फ पैंट पर पेटी बांधकर वह 7:30 बजे से खिड़की पर खड़ा था। हाथ में पेंसिल थी जिसे वह ब्लेड से लगातार काटता जा रहा था। घोर अकुलाहट से भरा वह दिन तो घटनाहीन बीत गया, पर उसके बाद वह और भी परेशान नजर आने लगा। उसके शरीर की स्फूर्ति और आंखों की बुद्धिमत्तापूर्ण चमक लुप्त हो गई थी। उन आंखों में जैसे पशुता भरी मूर्ता और जंगलीपन समा गया था। उसका सुंदर चेहरा बिगड़ गया था। रात को वह गहरी नींद सोने का आदी था। वह नींद कहीं दूर उड़ गई थी। एकाएक चौंक कर वह जाग जाता और काफी देर तक कमरे में चक्कर काटता रहता। अभी तक वह अपने कपड़े लापरवाही से इधर उधर अलमारी के कोनों या बक्सों पर लटका या फेंक दिया करता था। वह वे कोने में रखे होल्डॉल की जेबों में रखे जाने लगे। वह अपने पहने हुए कपड़े बहुत एहतियात से छिपाकर रखता। रात में अचानक कभी उठता तो चोरों की तरह मुझ पर निगाह डालता। बड़े साथ साथ कर कदम रखकर अपने बक्स के पास पहुंचता। आहिस्ता से उसे खोलता और पैजामा बदलकर फिर लेट जाता। पंजों के बल चलकर वह पहना हुआ पैजामा कहीं इधर उधर संभाल कर रख दिया करता था। अपने कपड़े भी उसने मेरे धोबी को देना बंद कर दिए थे। एक अखबार में सारे कपड़े लपेटकर वह हर हफ्ते नई वॉशिंग कंपनियों में दे आता। उसकी बातों की वह तेजी और चाल की अलहर स्वाधीनता खो गई थी। सुबह खाट पर पड़े पड़े वह अंगड़ाइयां लेता, श्लथ और थके कदमों से उठकर इधर उधर के काम करता। इतवार के दिन अकस्मात कुंती के घर में कुछ हलचल दिखाई दी। चंद्रनाथ सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक खिड़की की दरार से आंखें फाड़ी देखता रहा, पर वह नहाने नहीं आई। धीरे धीरे जब वह एकदम हताश हो गया तो मेरे पास आकर बोला, सामने वाले घर में कोई बात हो गई। क्या बात हो सकती है? क्यों, वह नहीं आई आज? मैंने पूछा तो उत्तर में चंद्रनाथ ने सिर हिलाकर न कर दिया। आज उसका आदमी घर पर है शायद। मैंने बात को रेतनी चाहिए। अपनी खिड़की के पल्ले खोलते हुए चंद्रनाथ बोला, शायद है। देखो, आज ऊपर वाले कमरे भी बंद पड़े हैं, खिड़कियां तक नहीं खुली। कोई बात जरूर है, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ। हो सकता है वह बीमार हो।
फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, तुमने कुछ ऊंची ऊंची आवाजें नहीं सुनी? मैंने ध्यान नहीं दिया। उधर वाली गली में एक टैक्सी आकर रुकी थी, शायद किसी के जाने के लिए बुलाई गई थी। आधा घंटा रुककर टैक्सी खाली ही वापस चली गई। उसका आदमी घर से निकला था। टैक्सी वाले खड़े होने के कुछ पैसे देकर वह तेजी से घर में लौट गया था। चंद्रनाथ चिंतापूर्ण ढंग से सब बातें बता रहा था। एक बार ऊपर वाले कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश की गई, पर उसके पति ने झटके से उसे बंद कर चटरनी चढ़ा दी। आखिर खिड़की क्यों नहीं खोलने दी गई? अब मैं क्या बताऊं? कुछ खींचते हुए मैंने कहा। चंद्रनाथ ने मेरी खींच पर ध्यान न देते हुए बात जारी रखी। कुछ तेज तेज बातें भी हुई हैं। कुंती की आवाज मैंने सुनी, पर वह कह क्या रही थी नहीं समझ पाया। कोई बात है जरूर, कहकर वह चिंतातुर कमरे में चक्कर काटता रहा। हमारी ये बात हो ही रही थी कि कुंती के घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कुछ भी साफ नहीं सुनाई दे रहा था। बंद कमरे में उसकी और उसके पति की आवाजें गूंज रही थी। गिरजे सा शांत वह घर अचानक कोलाहट से भर गया था। शायद कुंती ने खिड़कियां खोलने की कोशिश की थी, तभी उसके पति की आवाज सुनाई पड़ी। मोहल्ले वालों को सुनाना चाहती है, समझती है मेरी इज्जत खराब कर लेगी। हट 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 यहां से। और खिड़की के बंद होते ही वह आवाजें फिर घुट गई थी, जैसे किसी ने तेज बजते रेडियो का स्विच ऑफ कर दिया हो। फिर कुंती की एक भयंकर चीख सुनाई दी। अब उसकी काफी ऊंची आवाज बाहर तक आ रही थी। मैं नहीं रहूंगी, अभी तेरी पोल खोलूंगी, तेरी एक एक बात दुनिया को सुनाऊंगी, तेरी। उसकी आवाज भर्रा कर रुक गई थी। तुझे रोकता कौन है? तू जा, चली जा, जहां जाना हो, पर शरीफ की बीवी है, शराफत से जा। अब शराफत का कौन सा सवाल रह गया? मैं नहीं समझती थी कि तू इतना जलील है, तू औरत पर हाथ उठा सकता है। वह चीख रही थी। चंद्रनाथ के नथुने फूल आए थे। वह अपनी जगह खड़ा खड़ा कसमसा रहा था। उसके चेहरे पर खून छलछला आया था। उस शरीर के साथ ऐसी बेरहमी, उस संगमरमर के शरीर से भी कोई इस जंगलीपन से पेश आ सकता है? उफ, न जाने कहां कहां पर मारा होगा उसने। जिन तन से किरणें फूटती हैं और जो बदन अपनी ओर चुंबक की तरह खींचता है, जिसके पोर पोर को धीरे धीरे छूने के लिए मन ललकता है, जिसे बाहों में घेर कर बेसुध हो जाने को मन करता है, वह केले सा शरीर, उस पर इतना अत्याचार, ऐसी अमानुषिकता। अपनी आस्ती ने चढ़ाता हुआ वह बोला, आओ चलकर देखें जरा उस बदमाश को। हम जाकर क्या कर लेंगे? दरवाजे बंद हैं? मैंने जवाब दिया। दरवाजा तोड़कर नहीं घुसा जा सकता? आओ, वह बोला। नादानी नहीं करते, समझे? यह उनकी आपसी लड़ाई है, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। वह उसी आदमी की गोद में सिर छिपा लेगी और वही आदमी उसे फिर प्यार करेगा, समझे? मैंने कहा तो चंद्रनाथ को बहुत बुरा मालूम हुआ। वह मेरे कथन की चित्रात्मक स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके भिंचे हुए होंठ से लगता था कि यदि कुंती ने उस आदमी की गोद में सिर छिपा लिया और उसने कुंती को फिर प्यार किया, तो अब चंद्रनाथ नहीं करने देगा। वह कुंती को उसकी गोद से निकालकर फेंक देगा। वह उन्हें साथ नहीं रहने देगा। वह उस पर अब किसी का अधिकार सहन नहीं कर पाएगा। उस शरीर पर किसी का कैसा भी स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एक क्षण कुछ सोचने के बाद वह धीरे से मुस्कुराता हुआ बोला, होने दो लड़ाई, खूब होने दो, यहां तक हो कि वह उसे घर से निकाल दे। फिर वह जहां भी जाएंगी मैं साथ जाऊंगा और उसे लेकर कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा। वह अगर किसी पागलपन की सनक में वह अपना सूटकेस संभालने लगा, मुझे तैयार रहना चाहिए। क्या बच्चों की तरह हरकतें करते हो? जानते नहीं हो ये ऊंचे घराने के बिगड़े हुए आदमी का घर है। मैं उसे समझाना चाहता था, अगर ये लड़कर अलग भी होंगे तो बड़ी कायदे से। पति घर में बैठा बैठा देखता रहेगा और कुंती अपना सामान तैयार करेगी, अपनी मांग में चलते समय सिंदूर भरेगी, श्रृंगार करेगी। उसका पति उसे रुपये देगा। हो सकता है वह गुस्से में रुपये न ले। फिर टैक्सी आएगी और एक नौकर साथ जाकर उसे घर तक छोड़ आएगा और इसके बाद वे बगैर एक दूसरे के लिए रोए हुए एकदम अलग अलग हो जाएंगे। न वह आएगी न यह बुलाएगा। उसकी ओर देखकर मैंने बात पूरी की। पहले जो टैक्सी आई थी वह इसीलिए आई होगी। मैं कह ही रहा था कि कुंती का पति नीचे बरामदे में दिखाई दिया। उसके कपड़े मलगूसे और अस्त व्यस्त थे। तेजी से वह इधर वाले दरवाजे पर आया और खोलकर बाहर गली में निकल गया। चलने से पहले उसने दरवाजे पर ताला लगाया और गुस्से में गली पार करके सड़क की ओर मुड़ गया। वैसे वह कभी भी इस पीछे वाले दरवाजे से नहीं जाता था।
पर वह मुंह बचाकर निकल जाना चाहता था। 10 मिनट बाद ही टैक्सी फिर आई। गली के नुक्कड़ पर उसे रोककर वह धड़धड़ाता हुआ आया और ताला खोलकर भीतर चला गया। भीतर पहुंचते ही उसने कमरे का दरवाजा खोलकर सामान आंगन में फेंकना शुरू कर दिया। वह बेहद गुस्से में था। दौड़ा दौड़ा ऊपर गया। एक क्षण बाद कुंती को बाह से घसीटता हुआ लाया और चीखा, जो भी तेरा सामान हो उठा ले और मुंह काला कर। कुंती बाल बिखेरे हुए गुस्से से भरी चुपचाप देखती रही। चंद्रनाथ कब उतरकर नीचे गली में चला गया, यह मैं नहीं जान पाया। वह गली में तेज कदमों से चक्कर काट रहा था। हर क्षण ऐसा लगता था कि वह अभी तूफान की तरह कुंती के घर में घुस जाएगा। फिर क्या करेगा, किस तरह पेश आएगा, यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी कुंती चीखी, यह घर मेरा है, इसकी ईंट ईंट मेरी है, तू चला जा यहाँ से, और फिर कभी इधर कदम रखने की जरूरत नहीं है। दांत पीसकर उसका पति पास पड़ी, एक लकड़ी से उस पर वार करते हुए चीखा, बड़ी आई है मकान वाली, निकल जा यहाँ से। एक दिन का तेरा नहीं है, मैं इसे बेचूंगा, रेहन रखूंगा, इसे खनहर कर दूंगा, तुझसे मतलब, चली जा यहाँ से। और फिर जो दृश्य सामने आया वह भीषण था। पागलों की तरह रोती हुई कुंती चीखी, मेरा कुछ भी नहीं है, नहीं है, तिनका भी नहीं है। वह आदमी उसे मारता हुआ चीख रहा था। बड़ी ही कातर आवाज में कुंती रो पड़ी, मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, सब बिगाड़ दे, तेरा सब छोड़ जाऊंगी, सब छोड़ जाऊंगी, छोड़ जा, सब उतार कर रख दे, एक एक चीज उतार दे। और कुंती ने एक एक जेवर उतार कर आंगन में फेंक दिया। चलने के लिए जो चप्पल पैर में डाली थी वह भी झटक कर एक ओर फेंक दी। वह खड़ा हुआ होंठ चबाता हुआ सब देख रहा था और कुंती शरीर की एक एक चीज उतार कर फेंकती जा रही थी। कांच की चूड़ियां टुकड़े टुकड़े होकर आंगन में बिखर गईं। वह सचमुच पागलपन की सीमा तक पहुंच गया था। बस एक ही बात उसके मुंह से निकलती थी, सब उतार दे, सब उतार दे। और उत्तर में अपने बदन की एक एक चीज फेंकते हुए कुंती चीख रही थी, ले ले, तेरी एक चीज जो इस बदन पर रहने दो। इतनी चीख पुकार और भयंकर वातावरण के बीच बड़ी ही मनहूस खामोशी छाई सी लगती थी। मैं हतबुद्धि सा खड़ा रह गया और गली में चंद्रनाथ वहशियों की तरह चक्कर काटता हुआ लगातार घूम रहा था। उसके कदमों से गली गूंज रही थी, पर उस गूंज में दहशत भरी थी, कहीं कोई खून न हो जाए। अब कुंती दरवाजे के बाहर पैर रखने ही वाली है और चौखट के बाहर कदम रखते ही चंद्रनाथ उसे बाज की तरह दबोच लेगा। देहरी से बाहर आते ही उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, यही तो कह रहा था चंद्रनाथ। हो सकता है चंद्रनाथ और कुंती दोनों ही उसके पति के हाथों मारे जाएं। उस पर खून सवार है और चंद्रनाथ पर पाशविक वासना। मैं तुझे नंगी करके निकालूंगा। कुंती का पति क्रोध से कांपता हुआ चीख रहा था, तू मुझे जलील करना चाहती है, तुझे जलीलों की तरह गली में न निकाला तो अपने बाप का नहीं। उतार साड़ी, ये तेरे बाप ने दी है, उतार साड़ी, निकल। और अब कुंती का पैर चौखट पर था। अभी एक कदम भीतर है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उस संगमरमरी शरीर पर सिर्फ एक साड़ी है। वह अपनी बाहें छाती पर भींचे हुए है। एक ओर की साड़ी खुलकर लटक गई है और उसकी चोट खाई पिंडलियां गाजर के गोदे की तरह चमक रही है। चंद्रनाथ लपक कर कुछ कदम आगे बढ़ाया। वह चीते की तरह उछलकर झपटना ही चाहता था कि ठिठक गया। कुंती के कदम अपनी देहरी पर अटक रहे हैं। वह बुरी तरह कांप रही है और बदहवास सी चारों ओर देख रही है। उसने छाती पर अपनी बाहें और भी कड़ी कर ली है। पैर के फूटे हुए अंगूठे से खून बह आया है। क्रोध के आवेश में उसके पति ने उसे एक धक्का दिया और अटकता हुआ पैर संभालती हुई वह हाथों के बल जमीन पर आ गिरी। साड़ी का पल्ला छाती से सरक गया और उसका आधा शरीर नंगा हो गया। चंद्रनाथ पत्थर की मूरत की तरह निश्चल खड़ा आंखें फाड़े देख रहा था। उसके पैर जड़ हो गए थे। कुंती संभलकर एक क्षण में उठी और गली में उतर गई। लपक कर उसके पति ने घिसटती हुई साड़ी का पल्ला पैर से दाब लिया और चिल्लाया, इसे भी उतार कर जा, इसे भी। कुंती ने आग उगलती आंखों से उसे ताका। उतार दूं? उतार दे, चली जा। दोनों पसीने से लथपथ आग में चलते हुए कांप रहे थे। चंद्रनाथ को काठ मार गया था और एक क्षण बाद ही कुंती ने कमर से साड़ी खोलकर वहीं छोड़ दी और एक भयानक चीख मारकर वहीं घुटनों में अपना मुंह और छाती दबाकर निस्तब्ध हो गई। उसके बाल आगे पीछे बिखर गए थे। संगमरमर सा वह शरीर एकदम अनावृत था। सिर्फ कुंती की भयंकर पुकारें और दिल को चीरता हुआ रोने का सुनाई पड़ रहा था।
चंद्रनाथ बाज की तरह झपटा। ये क्या किया? और उसने अपनी कमीज उतारकर उसके सिर और मुड़ी हुई टांगों पर रख दी। उसके हाथ बेतरह कांप रहे थे, जैसे कुंती के शरीर का स्पर्श होते ही झुलस जाएंगे। वह कमीज भी ठीक से उसके तन पर नहीं रख पा रहा था। न जाने कैसी आग की लपटें तन से फूट रही थी कि चंद्रनाथ चौंक चौंक कर अलग हो जाता। उस बदहवासी में मैंने पास पड़ी खाट की दरी खिड़की से नीचे फेंक दी। चंद्रनाथ थरथराता हुआ हकला हकलाकर बोल रहा था, इससे ढक लो, इससे ढक लो। और पागलों की तरह कुंती जोर जोर से सिर हिलाकर नहीं नहीं करती जा रही थी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं, इससे ढक लो। कहते हुए चंद्रनाथ ने वह दरी उसके ऊपर डाल दी। एक झटके में कुंती ने उसे फेंक दिया। मैं उतरकर नीचे पहुंच गया था। गली में बढ़ती हुई भीड़ देखकर चंद्रनाथ के हाथ पैर फूल आए थे। तू हट जा, तू हट जा, कुंती जोर से चीखी। चंद्रनाथ की समझ से सब बाहर हो गया था। बुरी तरह छटपटाता हुआ बोला, मां, तुझे अपने बेटे की कसम, ढक ले मां। और कोई रिश्ता उसकी समझ में नहीं आया था। यही तो आखिरी रिश्ता रह जाता है जिससे गैर भी अपना हो जाता है। और उस दरी से धंककर उसने कुंती को गठरी की तरह उठाकर दरवाजे के भीतर लुढ़का दिया। बाहर से सांकल चढ़ाकर वह विक्षिप्त की तरह दौड़ा हुआ अपने कमरे में आया और खिड़की की छड़कनी चढ़ाकर मुर्दे की तरह खाट पर पड़ रहा। पड़ा पड़ा वह घंटों रोता रहा। बहुत मनाया पर वह चुप न हुआ। उस दिन से बात बात पर उसकी आंखें भर आती हैं। उसकी आंखों में हर समय बादल मंडराते रहते हैं। न मजाक सह पाता है न हंसी, बात बात रो पड़ता है। मुझसे कहता है, कमरा बदलो, अब यहां अच्छा नहीं लगता। इस घर की ओर हर नौजवान की आंखें उठती हैं। घर के अंदर चार दीवारी है और उसके बाद है पटरी, फिर सड़क है जिसे रोहतक रोड के नाम से जाना जाता है। अगर दिल्ली बस सर्विस की भाषा में कहें तो इसका नाम है रूट नंबर 27। 27 नंबर की बस यहीं से गुजरती है और विमला के घर के ठीक सामने तो नहीं, बाईं ओर कुछ हटकर बस स्टॉप है। बस स्टॉप पर बहुत चहल पहल रहती है। वहां खड़े होने वाले लोग और नौजवान उस सामने वाले घर को आसानी से देख सकते हैं। यह मकान विमला का है, यानी विमला इसमें रहती है। वैसे बाहर खंभे पर उसके बाप दीवानचंद के नाम की तख्ती लटक रही है। विमला की तरफ सभी की आंखें हैं, खास तौर से उन नौजवानों और युवक दुकानदारों की जो वही आसपास रहते हैं। विमला गर्ल्स पब्लिक कॉलेज में पढ़ने जाती है। देखने में सुंदर है और उसकी उम्र यही करीब 20 साल की है। जब वह घर के पास बस स्टॉप पर उतरती है तो उसके साथ नौजवानों का एक हुजूम भी उतरता है, पर वह किसी की परवाह नहीं करती और सीधी अपने घर में चली जाती है। उसके वापस आने का वक्त करीब 2 बजे होता है। उस वक्त बस स्टॉप के पास सामने की दुकानों के नौजवान मालिक भी जमा हो जाते हैं। सब आंखें विमला को देखती है, उसका पीछा करती है, पर वह अपने में मग्न सड़क पार कर जाती है। लोगों का कहना है कि उसने कभी नजर उठाकर किसी को नहीं देखा। एक दिन बस से उतरते हुए उसकी साड़ी चप्पल में उलझ गई थी और झटके से सब किताबें और कापियां बिखर गई थी। इंतजार में खड़े नौजवानों ने फौरन एक एक किताब उठाकर उसके हाथों में थमा दी थी और उसकी नजरों से कुछ पाने की तमन्ना की थी। खास तौर से एक नौजवान ने बड़ी सज्जनता से आगे बढ़कर पूछा था, आपके चोट तो नहीं आई? जी नहीं, विमला ने बहुत शालीनता से कहा था और अपनी किताबें लेकर चली गई थी। दूसरे दिन वही नौजवान खास तौर से विमला के सामने पढ़ने के लिए 1 बजे से बस स्टॉप पर खड़ा था। आखिर एक बस से विमला उतरी। पहचान को और गहरा बनाने के लिए उस नौजवान ने बढ़कर उससे बात करनी चाहिए, पर विमला चुपचाप सकुचाती सड़क पार कर गई। बहुत दिनों से यही हो रहा है, पर विमला है कि उसमें जैसे कोई ज्वार ही नहीं उठता। अगर उठता भी है तो वह बहुत शालीनता और सफाई से उसे दबा जाती है। किसी ने भी उसे अनजान आदमियों के साथ आते हुए नहीं देखा, बात करते हुए नहीं देखा। विमला का बाप बहुत पैसे वाला भी नहीं, वह किसी प्राइवेट फर्म में काम करता है और अपने घर का भार उठाए उम्र काटता जा रहा है। हाँ, विमला को यह एहसास हर वक्त रहता है कि उसका बाप है और वह बहुत समझदार व मेहनती आदमी है। अपने बाप के संघर्ष को वह जानती है। घर की खस्ता हालत भी उससे छिपी नहीं है, पर वह यह भी जानती है कि बाप के रहते उसे कोई दुख नहीं हो सकता। पढ़ाई खत्म करने के बाद वह कहीं नौकरी करेगी, छोटे भाइयों को पढ़ाएगी और अगर कोई अच्छा सा नौजवान मिल गया
तो बाद में उससे शादी कर लेगी। इस पहले मकान के आसपास रहने वाले सभी लोगों की यह पक्की राय है कि विमला एक निहायत और सुसंस्कृत लड़की है। उसकी जबानों पर सिर्फ उसकी तारीफ है। विमला के बाप दीवानचंद का कहना है कि वे सिर्फ विमला की पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन उसने BA पास किया, वे किसी बहुत अच्छे नौजवान से उसकी शादी कर देंगे। अगर विमला कहीं खुद शादी करना चाहती है तो भी उन्हें कोई इनकार ना होगा। शर्त एक ही है कि लड़का अच्छे घराने का और अच्छी नौकरी या कारोबार में लगा हुआ होना चाहिए। विमला के घर की तरह शायद हजारों घर है और उसकी तरह की लाखों लड़कियां भी है, उतनी ही सुंदर, सुशील और समझदार। हर लड़की पढ़ रही है और अपने घर की खस्ता हाल से परिचित है, अपने बाप भाइयों के संघर्ष की जानकारियों से है। हर लड़की अपने घर को और अच्छा बनाना चाहती है। हर लड़की यह भी चाहती है कि कोई उसकी तरफ उंगली ना उठा सके। सब लोग उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचें, उसकी खूबसूरती को सराहें और गुणों की प्रशंसा करें। वह अपने घर की इज्जत का जीता जागता नमूना बने और बाप भाइयों की नाक उसकी वजह से ऊंची रहे। शादी के बाद सब जानने वालों को यह संतोष हो कि उसका पति बहुत इज्जतदार, ओहदेदार और शानदार आदमी है और वह शादी के बाद भी अपने भाई बहनों की प्यारी बनी रहे, उनकी मदद कर सके और घर में गौरव प्राप्त करे। पहले मकान में रहने वाली विमला भी यही चाहती थी और जो वह चाहती थी वह सब उसके सामने पूरा भी होता जा रहा था। उम्मीद भी यही है कि उसके सब सपने साकार हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ वह चाहती है वह पा लेना बहुत मुश्किल भी नहीं है। और उस पहले मकान यानी विमला के घर यह कहानी यही खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी इससे आगे कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक घटनाएं यहीं तक पहुंची है, इसलिए यह बात यहीं पर खत्म होती है। परमात्मा करे सबको विमला जैसी सुशील और समझदार लड़की मिले और किसी की नाक नीची न हो, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। विमला के घर से यह मकान काफी दूरी पर है। यूं देखने पर विमला और कुंती का कोई संबंध भी नहीं है, पर न जाने क्यों उसमें विमला की झलक सी दिखाई पड़ती है। विमला कुंती को नहीं जानती और न कुंती उसे। यह भी जरूरी नहीं है कि जो लोग विमला को जानते हैं वे कुंती को जानते ही हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुंती को कतई नहीं जानते। इत्तफाक की बात यह है कि कुंती का मकान भी इसी सड़क पर है। मकान क्या, एक कमरा कह लीजिए। कई साल पहले पूरा मकान लाल का हाथ तंग होता गया और मकान के कमरे किराए पर चढ़ते गए। उनके मकान के फाटक पर भी पहले उनके नाम की तख्ती रहती थी, पर फिर उस पर बाकी किराएदारों के नामों की तख्तियां लटक गई और मकान में हिस्सेदारी के अनुपात का सम्मान करते हुए फाटक पर औरों का हक हो गया। मनोहर लाल की तख्ती वहां से उठकर कमरे की दीवार पर चली गई। जिस वक्त वह तख्ती कमरे की दीवार पर पहुंची, उस वक्त मनोहर लाल की हालत बहुत खस्ता थी। नौकरी करने के बावजूद खर्चे का पूरा नहीं पड़ता था, कर्जा भी सिर पर चढ़ता जा रहा था। कुंती से बड़ा एक लड़का था तो जरूर, पर वह शादी के बाद अलग हो गया था। उसने सभी संबंध तोड़ लिए थे। घर से उसका कोई वास्ता नहीं रह गया था। अब घर के 5 बच्चों में सबसे बड़ी कुंती ही है। एक छोटी बहन और 3 भाई और है। एक दिन दिल का दौरा पड़ने से मनोहर लाल की मौत हो गई। उस वक्त कुंती इंटर में पढ़ रही थी। मनोहर लाल के मरने के बाद घर की देखभाल और खर्चे का पूरा भार कुंती पर ही आ गया था। दीवार पर लगी हुई तख्ती उतारकर अपनी पुरानी चीजों वाले बक्से में आदर से रखती गई थी, क्योंकि जब जब कुंती बाहर से आती थी वह तख्ती देखकर उसकी आंखें भर आती थी। मरने से पहले मनोहर लाल को यही संतोष था कि कुंती जैसी सुशील समझदार लड़की कम से कम इस जमाने में मिलना बहुत मुश्किल थी। वे यही सोचते थे कि कुंती के BA पास करते ही उसकी शादी किसी बहुत अच्छे नौजवान से कर देंगे। ऐसे नौजवान से जिसका खानदान भी ऊंचा हो और जो खुद ऊंची जगह पर हो। अगर कुंती चाहेगी तो वे उसकी पसंद के लड़के के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ कुंती की खुशी चाहिए थी। बहरहाल उन्होंने न जाने क्या क्या सोचा होगा और कुंती ने क्या क्या मन में तय किया होगा। जहां से हम उसे जानते हैं वहां से सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि वह इस वक्त एक नर्सरी स्कूल में मास्टरनी है, जहां से उसे 100 रुपये तनख्वाह के रूप में मिलते हैं, जिससे छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का पूरा खर्चा भी नहीं निकलता। नर्सरी स्कूल से लौटने पर वह किसी जगह ट्यूशन के लिए भी जाती है। वह संघर्षों के बीच से गुजर रही है और अपने घर की इज्जत को बचाए रखने का भरसक प्रयास कर रही है। जैसे जैसे वह सारा सामान मुहैया करती है, चींटी की तरह हर वक्त चुपचाप काम और प्रयास में लगी रहती है।
उसी के घर के पास एक सर्राफे की दुकान है और खराद का काम करने वाले सरदार का कारखाना। असल में वह खराद का कारखाना भी उसी सर्राफे का है। उसमें काम करने वाला सरदार उसका नौकर है। उस कारखाने में तमाम पुरानी चीजें भरी हुई है। अंट संट तरीके से बोरे भरे हुए हैं जिनमें पुराना सामान है। सर्राफे की यह दुकान गरीबों को बहुत सहारा देती है। पिछले 5 बरस से कुंती अपनी परिस्थितियों से लड़ती आ रही है, लेकिन कैसे, यह शायद किसी को नहीं मालूम। बलवंत राय सर्राफ की दुकान में शीशे की अलमारियां हैं जिनमें चांदी कांसे का जेवर सजा हुआ है। एक सेफ दीवार में घड़ी हुई है जिसमें उसके कहने के मुताबिक सोने का सामान और कीमती पत्थर मोती वगैरह बंद है। बलवंत राय है तो सर्राफ पर उसके कितने कारोबार है इसका ठीक ठीक पता किसी को नहीं है। पुराना सामान भी खरीदता है और नए का व्यापार भी करता है। वह नए से नए फैशन के कपड़े पहनता है, पर पेट ज्यादा निकला होने के कारण हर कपड़ा उसके ऊपर बहुत बेडौल लगता है। वह लोगों की मुसीबत परेशानी में काम आता है। इस दूसरे मकान यानी कुंती के घर से बस स्टॉप जरा दूर पर है। वहां से वह पैदल घर तक आती है। कुंती की उम्र भी करीब 20-22 साल है और देखने में वह भी बहुत सुंदर और सुडौल है। बलवंत राय की दुकान और खराद के कारखाने के सामने से वह रोज गुजरती है। बलवंत राय उसे रोज देखता है, बल्कि वह इसीलिए खाना खाने देर से जाता है कि जरा एक नजर कुंती को देखे। लेकिन थियरी सी जान पहचान के बावजूद कुंती न तो उधर देखती ही है न उसका ख्याल ही करती है। बलवंत राय और कुंती की जान पहचान सिर्फ एक दुकानदार और ग्राहक की जान पहचान की तरह है। एक बार जब उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ी थी तो वह मां की सोने की माला बेचने के लिए दबे पांव उसकी दुकान तक पहुंची थी। बलवंत राय ने एक कुशल दुकानदार की अतिरिक्त सज्जनता और नम्रता की तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत उसने नहीं समझी थी। माला खरीद लेने के बाद बलवंत राय उस एक दिन की जान पहचान को और गहरा बनाने के लिए हर तरह की कोशिशों में लगा हुआ था। कुंती के लौटने के समय वह उंगलियों में कीमती मोतियों की 4 अंगूठियां पहनकर दुकान के बाहर पटरी पर खड़ा होता था। कुंती हमेशा उसी पटरी से सिर झुकाए गुजर जाती थी। कुछ ही दिन बाद कुंती फिर शाम के धुंधलके में उसकी दुकान पर आई थी और मां की पुरानी कीमती साड़ी की सीने के काम वाली किनारी और पल्लों के फटे हुए टुकड़े बेच गई थी। जान पहचान फिर भी वहीं रुकी हुई थी। बलवंत राय की दुकान और कारखाने में कुंती के घर की बहुत सी चीजें पहुंच चुकी थी। कुछ पुराने भारी भारी बर्तनों की खराद चढ़ाकर और नया बनाकर वह बेच भी चुका था। गिलट और पीतल के गुलदस्ते भी वह खरीद चुका था, पर जो वह चाहता था वह नहीं हुआ था। कुंती से उसने हर बार बातें की थी, पर उसकी बातों में कहीं कुछ भी ऐसा नहीं था कि बलवंत राय कोई मतलब निकाल सकता। कुंती से घर की तमाम पुरानी और इस्तेमाल की हुई चीजें खरीदने के बाद भी दूरी उतनी ही बनी हुई थी। वह हर बार कोई न कोई शिष्ट मजाक करता और चाहता कि कुंती कम से कम एक बार मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब तो दे दे, पर कुंती विमला की ही तरह कभी मुस्कुराई नहीं। उसने हमेशा सीधी सीधी बातें की, चीज दी और कम ज्यादा जो भी पैसा मिला लेकर चली गई। बलवंत राय ने हमेशा यही जाहिर किया कि वह न सिर्फ कीमती से ज्यादा पैसा ही देता है, बल्कि उन चीजों को भी खरीद लेता है जो उसके काम की नहीं है, जैसे चश्मे का पीतल का पुराना फ्रेम, पूजा के छोटे छोटे बर्तन और पुरानी टूटी हुई पतीलियां। कुंती भी मन ही मन उसकी बहुत कृतज्ञ थी, लेकिन मुस्कुराकर बात करने का सवाल कभी नहीं उठा था, क्योंकि जिंदगी के भारों होते जाने के बावजूद तब तक वह गाड़ी खींच रही थी। कुछ ऐसी आशाएं बाकी थी जिन्हें वह संजो कर रखना चाहती थी, और कुछ ऐसे सपने भी शेष थे जिनके साकार होने की उम्मीद उसे थी। अभी खुशियों के कुछ एहसास बाकी थे जो उसे मुस्कुराने नहीं देते थे। वह अपनी मुस्कुराहटों को बचाकर रखना चाहती थी उस दिन के लिए जबकि वे खुशियां वापस आएंगी। उसके छोटे छोटे भाई बड़े होंगे और घर का नक्शा बदलेगा। आखिर वह दिन आ ही गया जबकि उसकी मुस्कुराहट होंठों पर आ गई। वह दिन बेहद खुशनुमा था। बरसात का मौसम था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। भीगी भीगी हवा चल रही थी। दूर से आती हवाओं के साथ मेहंदी के फूलों की महक आ रही थी। रह रह कर बूंदी बांदी हो जाती थी। पेड़ घुलकर नए हो गए थे। सड़कें साफ हो गई थी। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। सूरज डूब चुका था, पर दिन अभी कुछ कुछ बाकी था। कुंती के घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मां को 2 दिन पहले बेहोशी का दौरा पड़ा था। घर में इलाज कराने के लिए पाई नहीं थी, इसलिए वह जनाने अस्पताल में पड़ी हुई थी। उसे देखने जाने और तीमारदारी में सब पैसे खत्म हो चुके थे। तीनों भाई और अकेली बहन
समझदार और नेक बच्चों की तरह चुपचाप अधपेट खाए बैठे हुए थे। किसी के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। कुंती एक तरफ बैठी हुई बारी बारी से सब चीजों पर निगाह डाल रही थी, लेकिन अब घर में कोई भी ऐसा सामान नहीं था जो बेचा जा सके या बिक सके। तस्वीरों के लकड़ी के फ्रेम बिक नहीं सकते, तवा और आखिरी पतीली बेची नहीं जा सकती, और 2-2 4-4 आने में 2-3 चीजें बिक भी जाए तो कुछ भी हासिल नहीं होता था। मौसम बहुत सुहावना था, हर तरफ से जैसे खुशियां फूट पड़ रही थी। पैरों पर अजीब सी ताजगी छाई हुई थी, और ऐसे खुशनुमा वक्त में कुंती की आंखें रह रहकर भर आती थी। दिल में अजीब सी होक उठती। भाई बहनों के मासूम चेहरों की तरफ जब वह देखती थी तो मन बैठने लगता था और आंसू नहीं थमते थे। आखिर वह कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। कुछ देर पसोपेश में रही, फिर भीतर जाकर उसने कपड़े बदले, अपने बाल ठीक किए और छोटी बहन को समझाकर कि वह अभी आ रही है, वह बाहर निकल आई। उसकी चाल में कोई संकोच नहीं था। मन अजीब सी मजबूरी की अनुभूति और हिचक से भरा हुआ था, और वह हमेशा की तरह फिर बलवंत राय की दुकान पर खड़ी थी। शाम गहरी हो गई थी। आज वह दिन आ गया था जब उसका मन बहुत भारी था और दुखों के बोझ से हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर उतर आई थी। बलवंत राय ने वह मुस्कुराहट देखी तो सहसा विश्वास नहीं कर पाया। हकलाते हुए बोला, आइए आइए। वहां क्यों रुक गई? कुंती भीतर चली गई। एक आध ग्राहक और बैठे हुए थे। कुंती हमेशा की तरह बेंच पर बैठ गई। बलवंत राय ने ग्राहकों को जल्दी से निपटाकर विदा किया और कुंती को देखा तो उसे सिर्फ वह मुस्कुराहट ही नजर आई। इतने दिनों का परिचय सहज सम्मान का रूप ले चुका था। बलवंत राय ने धीरे से कहा, कहिए, क्या सेवा करूं? बहुत सकुचाते और हिचकते हुए कुंती ने मुस्कुराने की फिर कोशिश की। उसके होंठों पर मुस्कुराहट की लकीर खिंच गई और वह नीचे निगाह करके बोली, आज असल में हमें 20 रुपए की सख्त जरूरत थी। चीज तो कोई ला नहीं पाई। वह बात यह थी कि बलवंत राय ने और कुछ जानना जरूरी भी नहीं समझा। कुंती के घर की हालत का पता उसे था और उसके मन में मदद करने की बात भी थी। उसने फौरन 20 रुपये आगे बढ़ा दिए तो बहुत संकोच से लेते हुए कुंती ने कहा, पहली तारीख को दे जाऊंगी। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। बलवंत ने कहा तो वह जैसे उबर आई थी। मन का बोझ भी कुछ हल्का सा लग रहा था। वह हमेशा की तरह ही चुपचाप बाहर निकल आई, पर आज उसने आगे बढ़ने से पहले बलवंत राय के चेहरे पर कुछ भाव पड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वह हमेशा की तरह ही शालीनता से मुस्कुरा रहा था। कुंती भी धीरे से मुस्कुराई और हमेशा की तरह ही चुपचाप पटरी पर चल दी। कुंती के घर की तरह शायद हजारों घर है और उसकी तरह की लाखों लड़कियां हैं जो आज अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनना चाहती है और अपने घर की खुशियां वापस लाना चाहती है। पर लड़की किसी बहुत खूबसूरत दिन के लिए अपनी सब मुस्कुराहटें संजो कर रखना चाहती है। दूसरे मकान में रहने वाली कुंती भी यही चाहती थी, और जो वह चाहती थी उसके मिलने का विश्वास उसे शायद अभी तक है, आज शाम तक था। और उस मकान यानी कुंती के घर की यह कहानी ही खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी इससे आगे कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक पहनाई यहीं तक पहुंची है, इसलिए यह बात भी यहीं पर खत्म होती है। परमात्मा करे ऐसा खुशनुमा दिन कभी ना आए और किसी को मुस्कुराना न पड़े, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। लज्जा का घर ठीक उस चौराहे पर है जहां से बाग के लिए रास्ता कटता है। उसे घर नहीं, फ्लैट कहा जाता है। विकला या कुंती से लज्जावती का कोई संबंध नहीं है, फिर भी एक संबंध सा दिखाई पड़ता है। उन दोनों को यह भी नहीं पता कि जहां से बाग के लिए रास्ता कटता है वहां कोई ऐसा शानदार फ्लैट भी है और वहां लज्जा नाम की कोई लड़की रहती है। लज्जा भी कुंती और विमला की तरह खूबसूरत है, लेकिन उसके रहन सहन ने उसे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बना रखा है। उसके घर में रहने वाले और लोगों के कपड़ों, जूतों और बालों में चमक तो है, पर चेहरों पर धन की ललाई नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों के दिन फिर गए हैं और ये एकाएक मालदार हो गए हैं। लज्जा को जब भी लोगों ने देखा है मुस्कुराते हुए ही देखा है। अपनी कोई कार उसके पास नहीं है, पर वह हमेशा या तो किसी कार से जाती है या टैक्सी से। ठीक तो मालूम नहीं, पर सुना यही है कि वह किसी बड़े होटल में रिसेप्शनिस्ट है। कभी कभी होटल का सामान लाने ले जाने वाला वैशन भी उसे काफी रात गए घर छोड़ जाता है। लज्जा को यह संतोष है कि आखिर उसने संघर्ष में हार नहीं मानी और उन दिनों को उसने जीत लिया जो बहुत ही दुखदाई और कष्टप्रद रहे हैं।
किसी तरह वह परेशानियों के उस जंजाल से उबर आई है जो आए दिन उसे घेरे रहती थी। अपने पिछले 4-5 वर्षों के जीवन पर जब वह निगाह डालती है तो उसे लगता है जैसे वह एक भयंकर जंगल से बाहर आ गई है और अब तमाम रास्ते सामने खुले पड़े हैं। लोग उसे बहुत शक की निगाहों से देखते हैं। उसके फ्लैट के नीचे रहने वाला ब्रोकर बड़े मजे ले लेकर उसकी कहानियां सुनाता है। एक रात तो यह लड़की 2 बजे आई। बड़ी आलीशान गाड़ी थी और यही भाईजान सीढ़ियों वाली जगह में उस आदमी ने इसे प्यार किया और गाड़ी लेकर चला गया। ये यहीं बाहर खड़ी बहुत देर तक जाती हुई गाड़ी को देखती रही, फिर लड़खड़ाती हुई ऊपर चली गई। बहुत देर तक इसने घंटी बजाई, तब दरवाजा खुला और रास्ते में ही इस लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत डांट लगाई घर वालों को कि घंटे घंटे भर घंटी बजानी पड़ती है। घर में सभी लोग थे पर किसी ने छू तक न की। कितनी तनख्वाह मिलती होगी इसे? एक ने ब्रोकर से पूछा था तो उसने रस लेते हुए कहा था, अरे उसे पैसे की क्या कमी, कार से नीचे तो पैर नहीं रखती। बड़ी लंबी लंबी दोस्तियां हैं उसकी। लज्जा को लेकर सब लोग बात करते हैं और अजीबोगरीब किस्से सुनाते हैं, बेहद मजेदार और गंदे किस्से। पर लज्जा इन सब से बेफिक्र है, न वह परवाह करती है। उसके रहन सहन का ऐसा सिक्का सब पर जमा हुआ है कि उसके आने जाने के वक्त वे निगाहें लपेट जाते हैं। लज्जा के होठों की मुस्कुराहट में एक अजीब सा जादू है, वह जादू जिसका एहसास अभी बिमला को अपनी जिंदगी में नहीं हुआ है। लज्जा के शरीर में मोहक कमनीयता है और चाल में एक बनावटी खम है। हर रोज वह बालों का स्टाइल बदलती है और अंदाज में भी बदलाव नजर आता है। लगता है कि वह बहुत तेजी से किसी रास्ते पर बढ़ती चली जा रही है। वह रास्ता खुला हुआ है। वह इतनी तेज रफ्तार से भागती चली जा रही है कि कोई आवाज उस तक नहीं पहुंचती। वह खुद किसी आवाज को सुनने की स्थिति में नहीं है। पास पड़ोस में रहने वाले अपनी लड़कियों के लिए खास तौर से चिंतित हैं। लज्जा के साथ वाले फ्लैट में तो कोई गृहस्थ ज्यादा दिन तक रुक ही नहीं सका। उनकी बीवियों ने वहां उनका रहना मुहाल कर दिया। इसीलिए अब उसमें चिट फंड वालों का दफ्तर खुल दिया है जो दिन भर अपना व्यापार करते हैं और शाम को वहीं से बियर पीकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें भी लज्जा की मुस्कुराने वाली आदत से परेशानी होती है और वे वहीं बैठे बैठे सुबह वाली मुस्कुराहट के बारे में कयास करते रहते हैं। आखिर उनकी बात यही टूटती है कि लज्जा कम से कम उनकी पहुंच के बाहर की चीज है। वे लज्जा को चीज ही कहते हैं। लज्जा के घर में सब खुश है। उन्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं है। मामूली और खास सभी तरह के आराम उन्हें प्राप्त है, लेकिन वे सब लोग चोरों की तरह वहां रहते हैं। उसके घर का कोई आदमी नीचे बाजार से सौदा नहीं खरीदता और न वहां के लोगों से रब्त जब्त ही रखता है। वे सब जैसे अकेले अकेले रहते हैं। खास तौर से लज्जा की माँ जब कभी बारजे पर दिखाई पड़ती है तो एक आध निगाहें फौरन यह बताने लगती है कि यही है उस लड़की की माँ। उन नजरों की भाषा को उसकी माँ पढ़ लेती है और इस बात का संतोष करती है कि वह अब उस मोहल्ले में नहीं है जहां तमाम रिश्तेदार रहते थे, नहीं तो वे कुड़ कर ही जान दे देते। लज्जा अधिकतर 3 आदमियों के साथ दिखाई पड़ती है और एक रात जबकि मौसम बहुत खराब था, आसमान रूंधा रूंधा सा था और धूल भरी आंधी चल रही थी, तो लज्जा दिलीप की कार से उतरी थी। उसका मुंह उतरा हुआ था, आंखों में बड़ा सूनापन सा था, बाल भी बिखरे बिखरे से थे। वह दिलीप को अपने साथ ऊपर ले गई थी और कमरा चारों तरफ से बंद करके उसने वहशियों की तरह उसे ताकते हुए पूछा, तुम आखिर इनकार क्यों करते हो? क्या नहीं है मुझ में? इतने दिनों में क्या बदल गया है? दिलीप कुछ देर चुप बैठा रहा था। लज्जा ने उसे फिर कुरेदा था तो उसने कहा, मैं जो कह चुका हूं उसे ही दोहरा सकता हूं। लेकिन क्यों? लज्जा अस्त व्यस्त सी हो गई थी और दिलीप के कंधे से उसने अपना सिर टिका दिया था। दिलीप ने एक बार बहुत गहरी नजरों से उसे ताका था, जैसे वह जोर लगाकर अपना निश्चय बदलने की कोशिश कर रहा हो। लज्जा सीध बैठ गई थी और खामोश निगाहों से अपना उत्तर मान रही थी। इस बात को उठाना ही बेकार है लज्जा, इस पर बहस नहीं की जा सकती। दिलीप ने बहुत सोचकर कहा था, शादी का सवाल नहीं उठता। कमरे में बड़ी मनहूस खामोशी छा गई थी और कुछ देर बाद दिलीप उठकर चला गया था। लज्जा उसे नीचे छोड़ने नहीं आई थी। लज्जा के फ्लैट की तरह हजारों फ्लैट हैं और उसकी तरह की हजारों लड़कियां भी हैं, उतनी ही सुंदर, कोमल और हर वक्त मुस्कुराने वाली। हर लड़की अपने हाल से परिचित है और अपनी जिंदगी बदलना चाहती है। हर लड़की यही चाहती है कि यह लोग उसे चाहे, लेकिन उनमें कोई एक ऐसा हो जो सिर्फ उसे चाह सके।
ताकि उसे यह संतोष हो कि वह जिंदगी में हारी बाजी जीत गई है। तीसरे मकान में रहने वाली लज्जा भी यही चाहती है, और जो वह चाहती है उस ओर जाने वाला रास्ता पहले ही कट चुका है। और उस तीसरे मकान यानी लज्जा के घर की कहानी यही खत्म होती है, क्योंकि अभी इससे आगे कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक घटनाएं यहीं तक पहुंची है, इसलिए यह बात भी यहीं पर खत्म होती है। परमात्मा करे लज्जा जैसी खूबसूरत और दिल रखने वाली लड़कियों को ऐसे रास्ते पर न जाना पड़े जिससे फिर लौटा न जा सके, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। लज्जा के घर के पास से बाग की तरफ जो रास्ता कटता है, उसी पर थोड़ी दूर आगे सुनीता का घर है। विमला, कुंती या लज्जा में से कोई भी सुनीता को नहीं जानती, सुनीता भी उन्हें नहीं जानती। जानने का कोई सवाल भी नहीं उठता। यहाँ इतने लोग रहते हैं, हर कोई भी किसी को नहीं जानता, किसी को किसी से कोई खास मतलब नहीं है। पर सुनीता को देखने से न जाने क्यों विमला की धुंधली सी आकृति सामने आकर खो जाती है। सुनीता अपनी एक नौकरानी के साथ उस घर में रहती है। पहले तो उसे मकान मिलने में ही बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि किसी आदमी के न होने के कारण मकान मिल ही नहीं रहा था। बमुश्किल तमाम उसे यह घर मिला है, और वह बहुत घुटी घुटी उजरी उजरी सी रहती है। उम्र उसकी ज्यादा नहीं, यही विमला से थोड़ी बड़ी या शायद लज्जा की उम्र की होगी, पर जैसे अकेलेपन के घेरे ने उसे बिल्कुल बदल दिया है। पहले वह किसी अच्छी नौकरी पर थी, पर अब उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग ले ली है और एक नर्सिंग होम में काम करती है। वह नर्सिंग होम यहाँ से बहुत दूर नहीं है। एक तो नर्स का पेशा, ऊपर से चारों तरफ मरा हुआ वीरानापन, अंगुली की अंगूठी तक उतार कर रख देनी पड़ी है। और वह अंगूठी जो वह पहनना चाहती थी, वह तो अभी अंगुली में आने का सवाल ही नहीं उठा। आधी जिंदगी तक आते जाते जैसे सब रिक्त हो गया है। उसे उन सब की याद है जो कभी उसके साथ थे। अब उनकी धरोहर के रूप में सिर्फ वे तस्वीरें हैं जो सुनीता ने अपने एल्बम में लगा रखी है। उसके पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं जिसे वह फ्रेम में लगाकर रेडियो के ऊपर रखे, कुर्सी में आराम से बैठकर रेडियो सुने और उस तस्वीर से बात करे, क्योंकि सभी तस्वीरें एक ही आवाज में बोलती हैं, और तब तो वे आवाजें भी बहुत पीछे छूट गई हैं। वह बाजार से एक दिन एक खूबसूरत सी जापानी गुड़िया खरीद लाई थी, वही उसने रेडियो पर रख ली है। अब अकेलापन बहुत सताता है तो वह उसे ताकती रहती है। वह यहाँ न आ पाती तो शायद उसका जी सकना भी मुश्किल हो जाता। पिछली जिंदगी अधमरे सांप की तरह पलटे खाती है। उसे लगता है कि अब जिंदगी का पूरा अरसा कोई एक जगह गुजार ही नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अपनी ही जिंदगी से कटकर रहा जा सके, पर हर जगह कुछ ही दिनों में बदबू देने लगती है और रहना मुहाल हो जाता है। यही उसके साथ भी हुआ है। वह चाहती है कि पिछली जिंदगी किसी तरह पीछा छोड़ दे तो बाकी दिन वह चैन से रह ले, लेकिन वह चैन उसे कहीं नहीं मिलता। बड़े बड़े लिफाफों में बहुत सी दास्तानें बंद है, और अलमारी में लगी किताबों में बहुत सी ऐसी लाइनें बंद हैं जिन्होंने उसे गुमराह किया है। अब न किताबें पढ़ने को जी करता है और न उन लिफाफों को खोलने का मन होता है। मरीजों की सेवा करने के बाद भी तो राहत नहीं मिलती। उसे सबसे ज्यादा अगर किसी का ख्याल आता है तो विनय का, पर उसके ख्याल से भी कुछ नहीं होता। सब जगह से हारकर उसने विनय मोहन से ही कहा था, और वह तैयार भी हो गया था। तब सुनीता ने एक राहत की सांस ली थी। कुछ दिनों में उमंगें फिर जैसे पनपने लगी थी, और लगता था कि बीती हुई जिंदगी बीत गई। जो बीतने पर भी साथ चल रही थी वह छूट गई, पर विनय मोहन से जुड़ने के बाद वह फिर लौट आई थी। 3 साल भी साथ चल सकना मुमकिन नहीं हुआ था। भरेपन के बावजूद हर दिन एक ऐसा क्षण आता था जिसमें पछतावा होता था। खुश हो लेने पर भी कोई बात कचोटती थी, और यही लगता था कि वह भी चलेगा नहीं। रात बाहों में सोने पर भी जैसे अनजाने ही करवटें बदल जाती है, वैसे ही रह रहकर सब कुछ छूट जाता था, सब बदल जाता था। यही लगता था कि साथ रहने और सहारे की यह जरूरत भर क्यों है। जिंदगी की यह जरूरत कोई मजबूरी क्यों नहीं बन जाती, एक बेबसी क्यों नहीं बन जाती। हर दिन उसी तरह और हर रात उसी तरह गुजरती है। आखिर विनय ने तलाक ले ली थी, और अब सुनीता के पास कोई नहीं आता। वह किसी को बुलाती ही नहीं। नर्सिंग होम का कंपाउंडर कभी आता है तो नौकरानी से बात करता है, डॉक्टर साहब का संदेशा दी जाता है और चला जाता है। वह कभी कोई खूबसूरत सी बिल्ली ले आती है या कोई कुत्ता पाल लेती है, फिर उन्हें भगा देती है। और कभी कभी कमरे के सब पर्दे खोलकर वह सोचती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे यह सारा माहौल बिखर जाए। एक दिन तो उसके मन में आया था
कि धर्म ही बदल कर देखे, शायद तब कुछ बदले, लेकिन उससे भी कुछ होता नहीं दिखाई पड़ता। यह सब का सब एक मजाक भर बनकर रह गया है। सुबह सुबह डबला रोटी वाला आता है तो सुनीता से ही बात करता है। नौकरानी चाहे जितना कहे, पर वह सुनीता से बात किए बगैर नहीं जाता। सुनीता भी उसका मन रख लेती है, क्योंकि उसके चेहरे पर अजीब सी निरीहता है और वह लंगड़ा है। एक टांग से साइकिल चलाता हुआ वह आता है और बाहर वाले चबूतरे पर पैर रगड़ते हुए साइकिल रोकता है। पीछे बंधे बक्से के कारण उसकी साइकिल हमेशा डगमगाती रहती है, पर वह गिरता नहीं। आज सुबह भी डबल रोटी देने आया तो सुनीता को ही निकलकर लेनी पड़ी। नौकरानी चाय की पत्ती खरीदने गई थी। वह लंगड़ा डबल रोटी वाला मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुनीता से बातें करता रहा। आखिर सुनीता ने ही बात तोड़ दी और वह सामने वाली चाय की गुमटी पर बिस्किट वगैरह देने चला गया। नौकरानी आई तो उसने शिकायत की, बीबी जी, ये लंगड़ा बड़ा ऐबी है। क्यों, क्या हुआ? सुनीता ने यूं ही पूछा लिया ताकि उसे तसल्ली हो जाए। बढ़ावा पाकर नौकरानी बोली, मैं चाय की पत्ती के लिए गुमटी पर पहुंची तो वह लंगड़ा आपको लेकर मजाक कर रहा था। कह रहा था? क्या कह रहा था? सुनीता ने बड़ी सरलता से पूछा। अरे, बड़ी बुरी बात कह रहा था। नौकरानी की आंखें चौड़ी हो गई थी और वह चाय वाला भी मजाक कर रहा था। वह लंगड़ा कह रहा था कि डॉक्टरनी पर तो अपना दिल, आपके लिए ही कह रहा था। सुनकर सुनीता हंस पड़ी। नौकरानी रसोई में चली गई तो सुनीता ने शीशा सामने रखकर अपने को एक बार देखा, फिर बाल खोलते हुए सोचने लगी, एक लंगड़ा आदमी, डबल रोटी और मजाक के सिवा और है ही क्या जिंदगी में। कुछ देर बाद वह तैयार होकर नर्सिंग होम की तरफ चली गई। सुनीता के घर की तरह हजारों घर है और उसकी तरह हजारों लड़कियां, उतनी ही सुंदर, समझदार और बिल्कुल अकेली। हर लड़की को अपना हाल पता है। हर लड़की इस अकेलेपन से छूटकर भाग जाना चाहती है। चौथे मकान में रहने वाली सुनीता भी यही चाहती थी, और जो वह चाहती है वह पूरा होकर भी पूरा नहीं होता। और उस चौथे मकान यानी सुनीता के घर की यह कहानी यही खत्म हो जाती है, क्योंकि इससे आगे अभी कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक घटनाएं यहीं तक पहुंची है, इसलिए यह बात यहीं पर खत्म होती है। परमात्मा करे यह लंगड़ी जिंदगी किसी को ना मिले और यह मजाक किसी को ना सहनी पड़े, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।